दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वागत है मेरे चैनल द देश धर्म पर और मैं हूं नरेश मित्तल। आज मैं मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर में आया। यहां फिशरमैन कांग्रेस कमेटी का धरना चल रहा है जो लगभग 50 दिन से चल रहा है। आज 50वां दिन है और मेरे साथ है श्री इंजीनियर देवेंद्र कश्यप। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, आपका ये धरना 50वें दिन पे चल रहा है, थोड़ा मुझे धरने के बारे में बताइए। ये धरना हम लोगों को इसलिए करना पड़ा, आजादी के 76 साल बाद भी बहुत सारी देश में ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब है। जैसे कश्यप है, निषाद है, बिंद है, प्रजापति है, सैनी है, नाई है, विश्वकर्मा है, जोगी है, तेली है, गडरिया है, कुम्हार हैं। इन जातियों की राजनीतिक सामाजिक स्थिति बहुत खराब है जी। तो हम लोगों की प्रथम मांग ये है कि देश में 76 साल हो गए, उससे पहले 1931 में आजादी के पहले एक जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने कराई थी, उसके आंकड़े नहीं आए। तो जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे होना बहुत जरूरी है, जिससे पता लग जाए किस बिरादरी पे कितनी नौकरी है, किस बिरादरी पे कितने साधन है, किस बिरादरी की संख्या कितनी है। तो पहली मांग हमारी जातिगत जनगणना है। और 2 अक्टूबर 2017 को मोदी ने जो रोहिणी आयोग बनाया था पिछड़े वर्ग के लिए कि पिछड़े वर्ग में कुछ ही जातियों को पिछड़ी आरक्षण का लाभ मिला है और बहुत सारी जातियां ऐसी है जिन तक कोई भी लाभ नहीं पहुंचा। तो हम चाहते हैं कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सामने आकर पिछड़ा और अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा हो। और जातिगत जनगणना के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा की सीटों में पिछड़ों का भी रिजर्वेशन SC ST की तरह हो। जैसे SC ST की सीटें रिजर्व है, ऐसी OBC के लोगों के लिए विधानसभा और लोकसभा की सीटें का आरक्षण होना चाहिए, जिनसे पिछड़े वर्ग के और अति पिछड़े वर्ग के लोग भी विधानसभा लोकसभा पहुंचकर अपने लोगों की आवाज को उठा सके। और SC ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट हो, दलितों की शिक्षा की बजट की तरह अति पिछड़ों की शिक्षा के लिए भी बजट हो, जिससे इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, अच्छी डिग्री प्राप्त कर सकें, क्योंकि पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते। और हम लोग चाहते हैं कि जो देश में गरीब भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है बोने के लिए, उन लोगों को सबसे पहले आरक्षण मिलके नौकरी सबसे पहले उनको मिलनी चाहिए। देश के संसाधनों पे पहले उनका हक होना चाहिए। भूमिहीन का मतलब जातिगत भूमिहीन से मतलब नहीं है। नहीं, जाति का मतलब सभी जातियों में जो भूमिहीन लोग हैं, गरीब, जो भूमिहीन गरीब हैं, हाँ जी, जो दूसरे की खेती पर मजदूरी कर रहे हैं, उनके खेत पर जाकर ठेके पर छोड़ रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? उनके बिल भी माफ होने चाहिए। आज गांव में जाकर देखो, बेचारा गरीब आदमी है, 50-50 हजार रुपए का उसका बिल हो गया। हम चाहते हैं कि उन गरीब लोगों का, भूमिहीन लोगों को सरकार को फ्री बिजली जैसे और राज्यों में मिल रही है देनी चाहिए, और उनको और सुविधा मिलनी चाहिए। मजदूरों के लिए भी ऐसे सरकार को, जैसे किसानों को पैसा मिल रहा है, ऐसे मजदूरों को मिलना चाहिए। आपने जातिगत उसकी जनगणना की मांग की है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि सबसे बड़ी समस्या एक है ना, मान लिया अभी पता लगा एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटे को 70 बीघे दे दी, एक को 20 बीघे दे दी, एक को 10 बीघे दे दी और एक को 1 बीघा भी नहीं दी। तो अगर जातिगत जनगणना होकर और आर्थिक सर्वे होकर पता लग जाएगा कि 76 साल में कौन आदमी कितना बढ़ा है, कौन कितना कमजोर है। जो कमजोर है उसको आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाया जाएगा। तो जैसे बिहार में गणना हुई और राज्य लेवल पे सर्वे हुआ, उसमें पता लग गया किस बिरादरी पे कितनी नौकरी है, किन लोग कमजोर हैं, जो कमजोर हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। जातिगत जनगणना से ये कैसे पता लगेगा कि कौन वर्ग कमजोर है और कौन मजबूत? जब जातिगत जनगणना होगी तो आंकड़े भी आएंगे ना, आर्थिक सर्वे भी होगा भाई, दोनों जाति भी होगी, आर्थिक भी होगी। जैसे बिहार में हुआ, वहां पता लग गया कि ब्राह्मण इतना है, इतने % नौकरी में है, मल्लाह इतना है, इतने % नौकरी में है। तो जो बिरादरी अपने आबादी के हिसाब से ज्यादा नौकरी में चली गई, कुछ बिरादरी दशमलव में नौकरी में है। तो हम चाहते हैं गिनती हो जाए और पता लग जाए किस बिरादरी की कितनी संख्या है और उसको कितना है। हम कहते हैं अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो 100 बीघा जमीन है तो 25-25 सबको मिलनी चाहिए ना। हमारा है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। वो किसी वो जाति जो भी हो, चाहे अगड़ी हो चाहे पिछड़ी हो, अगर किसी का 10% बैठ रहा है उसको 10% दे दो, किसी का 15% है उसको 15% दे दो। तो जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हक मिलना चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर OBC 52% है तो उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, गिनती हो जाए। तो इस तरह आप 100% आरक्षण के हक में हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना 100% कर दो आप। और दे दिया आपने EWS जनरल को 10% दे तो दिया, उनकी आबादी लगभग इतनी है, इतना उनको दे दिया। अच्छा,
भारतीय जनता पार्टी ने ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, वो किसी भी जाति के, वो 10% आरक्षण उनका था। अच्छा मुझे बताइए, अभी आपने ये कहा कि ईडब्ल्यूएस जनरल कास्ट को दिया है जो 8 लाख से कम की आय वाले लोग हैं। अच्छा, जो 8 लाख से ऊपर वाले उनको कहाँ मिलेगा? 10% नहीं तो 8 लाख से ऊपर वाले को तो जरूरत ही नहीं ना। जो 8 लाख रुपए साल में कमा रहा है, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसे क्या जरूरत है आरक्षण की? नौकरी की जरूरत नहीं क्या? नहीं, उसके लिए नौकरी की जरूरत है तो वो जनरल में कम्पीट करेगा। हम कह रहे हैं अगर जनरल बिरादरी 15% है, अगर आप 15% है तो आपको भी तो 15 दे रहा है ना जनरल को भी। हमने तो जनरल के लिए भी कहा, हमने कहा 100% आरक्षण का मतलब तो ये है ना, अगर जनरल बिरादरी 20% है तो 20 दे दो, 20 दे दो, और SC 15 है तो 15 दे दो, OBC 52 है तो 52 दे दो। तो हम तो किसी का हक नहीं कह रहे ना भाई, जनरल को भी उतना दे दो जितना उनका है। अच्छा देवेंद्र जी, आप इंजीनियर है, तो क्या आपको लगता है कि ये 100% आरक्षण करके समस्या का हल हो जाएगा? नहीं, समस्या का हल इसलिए जरूरी है। अब एक बात बताओ, आप 4 बच्चे आपके हैं, एक को कार दे, एक को मोटरसाइकिल दे, एक को पैदल और एक को साइकिल, उसको 10 किलोमीटर दौड़ लगाने के लिए कहो, तो पैदल वाला कार वाले का मुकाबला कर सकता है? नहीं। या तो उनको एक जैसी सुविधा। अब आप आ जाओ, 2 तरह की पढ़ाई होगी आज, गरीबों की पढ़ाई अलग है, अमीरों की अलग है। अमीर का बच्चा सुबह बादाम का दूध पिएगा, हॉर्लिक्स पिएगा, गाड़ी घर पे लेना आ जाएगी। कॉन्वेंट स्कूल में जहाँ 10,000 20,000 रुपए महीना फीस है, सुबह से शाम तक मास्टर टीचर उसका ध्यान रख रहा है, उन स्कूल में जाएगा। और जिस पेरेंट्स मीटिंग कराई जाएगी महीने में, माँ बाप को बता दिया जाएगा आपका बच्चा इसमें कमजोर है, जिसमें कमजोर है इसमें ट्यूशन लगा देंगे। पैसा है। और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूल में, जहाँ खिचड़ी खाने को मिल रही, और टीचर उपलब्ध नहीं होते। नहीं, टीचर भी अगर उपलब्ध भी हो रहे हैं तो टीचरों को कहा जाओ कुत्ते लाओ इनके, बिल्ली लाओ, भैंस गिनो, पोलियो पिलाओ, जनगणना करो, पशु गणना करो, मतगणना करो। मोबाइल पे उन मास्टर से पूछो, पूरा दिन बेचारे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट डालते डालते थक रहे हो। तो कुल मिला के बात यह है, जब आपका बच्चा 8वीं 9वीं तक ऐसे स्कूल में पढ़ेगा खिचड़ी खाने वाले, जहाँ संसाधन ही नहीं है, तो 10वीं में 50% बच्चे आपके फेल होके घर आ जाएंगे। और इंटरमीडिएट कुछ बच्चे करेंगे तो फिर वे कोई बीटेक करने के पैसे नहीं है, कोई इंजीनियरिंग करने के पैसे नहीं, फिर कंपटीशन होगा। मान लिया पटवारी की भर्ती हुई या पुलिस की भी भर्ती होगी, अभी विज्ञापन निकला, जो आदमी सारे संसाधनों से लैस है, जिसपे सारी सुविधाएं है, वो भी उसी पेपर को देगा। और जो पता नहीं कैसे गिर पड़ के करके अपने घर की स्थिति को देख के वो भी पेपर को देगा। कौन निकाल लेगा उस पेपर को? अच्छा देवेंद्र जी, आप इनकी मतलब इस समाज की OBC SC ST की जो राजनीतिक हैसियत है, क्या उससे संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभी आप देख लो, उत्तर प्रदेश में 52 विधायक ब्राह्मण है, 49 विधायक ठाकुर है, 5% बिरादरी के 100 विधायक हो गए। तो क्या विधायक जैसे महिला आरक्षण हुआ, इस तरह इसमें भी आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं? महिला आरक्षण भी हुआ तो महिला आरक्षण में भी हम चाहते हैं पिछड़ों की महिलाओं को भी तो आरक्षण हो। अब मान लिया आपने कितने मतलब ऐसा रास्ता ये भारतीय जनता पार्टी निकालना चाहती है जो एक वर्ग को लाभ मिले। अब इन्होंने महिला आरक्षण किया क्योंकि इस पे केवल महिला लड़ेगी और इन्हीं लोगों की महिला लड़ेगी। जनरल का आप कह रहे हैं कि महिला आरक्षण में भी आरक्षण में आरक्षण हो, बिल्कुल होना चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि OBC महिला है, उसको मौका कहाँ मिलेगा? वो तो जनरल महिला सब जीत के चली जाएंगे। इन्होंने अपना रास्ता और साफ करते जा रहे हैं लोग। हमारी मांग है SC ST की महिलाओं के लिए भी महिला आरक्षण में सीटें होनी चाहिए। आरक्षण के सिवाय और आपकी मांग है? हमारी आरक्षण भूमिहीन के हमारी मांग सबसे बड़ी मांग है कि जो गैर बराबरी की लोग जीवन जी रहे हैं वो बराबरी पे कैसा है। आरक्षण तो एक हथियार, मतलब आरक्षण से तो ये रास्ता है कि उन लोगों के बराबर जाया जा सके। उन लोगों को कैसे आगे लाया जाए जिनके पास जमीन नहीं है, जो 50-50 गज में 10-10 लोग रह रहे हैं, इनके पास नौकरी नहीं है, जो 300 रुपए भी ढंग से नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनके लिए सरकार क्या योजना ला रही है? हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए है जो इस देश में वंचित है 76 साल बाद भी। हम चाहते हैं कि उनको उनके अधिकार मिले और उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग आज यहाँ 50 दिन से बैठे हैं और ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और 5 फरवरी को देश की संसद चलेगी, हम संसद भवन का घेराव करेंगे, पूरे प्रदेश लेवल के लोग। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जो शख्स हैं देवेंद्र जी, वो पेशे से इंजीनियर थे और समाज के लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है। जरा इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। मैं 2005 से 2009 तक MIT मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की। मेरा कॉलेज से नौकरी लग गई थी, मैं बेंगलोर कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। तो मैं हैदराबाद रहा, बेंगलोर रहा, पुणे में रहा। उसके बाद में मुजफ्फरनगर तिरुपति सिलेंडर में क्वालिटी मैनेजर था। तो हमने देखा कि हमारे लोगों की स्थिति, क्योंकि जब मैं बीटेक कर रहा था तो वहां देखा कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वहाँ ही नहीं इंजीनियरिंग करने वालों में। ऐसी खास घटना जिसने आपको प्रेरित किया हो कि भाई अब नौकरी छोड़ो और समाज के लिए? घटना तो ये थी कि जब हम लोग पहले तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, हमने देखा जाके वहाँ हमारे लोग ही नहीं है। और जिनकी आबादी इतनी, वो इंजीनियरिंग इसलिए नहीं कर पा रहा कि 1 लाख रुपए चाहिए, फीस तो 1 लाख चाहिए ना साल में। 1 साल में
उस समय हमारे लोगों के पास कहाँ पैसा, जी। जो अति पिछड़ा है, जो गरीब आदमी है, वो कहाँ बीटेक करा लेगा अपने बच्चे को। अच्छा। हमने सोचा भाई इनके लिए, उसके बाद नौकरी करी, जिन ऑफिसों में हम पहुंचे वहां हमारा आदमी नहीं है। मतलब वो लोग थे जो 15% 10% वाले, जिनका सब संसाधनों पे कब्जा, कुछ ही जाति के लोग थे। जी। वहाँ पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़ी जाति के लोग ही नहीं थे, चाहे वहाँ मैनेजर हो, चाहे वहाँ डायरेक्टर हो। हम देख रहे कि कौन लोग हैं, हमने देखा भाई इन लोगों के लिए तो लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए कि भाई इनको अधिकार मिले, किसी ना किसी को तो समर्पित होकर आगे आना पड़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और महात्मा गांधी, इनकी हमने जीवनी पढ़ी। इन्होंने ज्योतिबा फुले को सबसे पहले पढ़ा, और उनकी पत्नी तो पहली महिला शिक्षक थी। उनके माँ बाप ने भी उनका विरोध किया था कि भाई तू पहला स्कूल, अगर आज हमें पढ़ने की आजादी, तो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई महिलाओं को तो धन्यवाद देना चाहिए। उनको पढ़ाया ही नहीं गया सावित्री बाई फुले को इतिहास में, नहीं पढ़ा है। अगर नहीं सावित्री बाई फुले ना होती तो आज महिलाओं को इतने अधिकार कहाँ मिलते, बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हम लोग ऐसे आज धरना भी ना दिए होते। सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? सरकार से हमारी अपेक्षा है कि अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ, मंचों से कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूँ, पहली बात तो वो पिछड़े हैं नहीं, क्योंकि 2002 में जब मुख्यमंत्री थे अपनी जाति को जनरल कास्ट से उठा के, उनकी बनिया जाति है तेली जाति, उठा के उन्होंने, बहुत मजबूत जाति है गुजरात की जो उनकी बिरादरी है, जी। उसको पिछड़ी में डाल लिया। फिर चलो हम कह रहे पिछड़ा भी है, तो पिछड़ों के लिए आपने पिछले 9 साल में क्या किया? आप पिछड़ों के लिए कानून लेके आए क्या? पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आज इनके लिए शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए थी। आप व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहते हो? हम तो व्यक्तिगत रूप से, अपेक्षाएं आकांक्षाएं क्या है? हमारी आकांक्षा है, तो महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारी मिशन है। हमारा मिशन ये है कि जो नीचे इस समय सबसे नीचे, सबसे अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, वो उस अंतिम पंक्ति से उसको भी आगे आने का मौका मिले। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो अगर राजनीति है, चुनाव लड़ने का मौका मिला तो लड़ेंगे, और विधानसभा लोकसभा में पहुंचकर आवाज को भी उठाएंगे, क्योंकि बिना सदन में पहुंचे तो कानून नहीं बना सकते। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी आज इस बात को उठा रहे हैं, और हमने राहुल गांधी से बात भी, और उनकी जो आज मिशन है, राहुल गांधी की बात सुनी हमने, तो इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में गए, क्योंकि राहुल गांधी का मिशन अति पिछड़ों दलितों और जिसकी जितनी संख्या उसके उस पर चल रहे हैं कि उसको हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। धन्यवाद।